अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। देखिए, कुरान हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आइन है। उस आइन के अंदर एक रिज़ल्ट बताया गया है और उससे पहले काम बताया गया। रिज़ल्ट ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे काम सीधे कर दूंगा। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर कोई पहले ख़राब हो भी चुका तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। ये उसका असूल। लेकिन करना क्या पड़ेगा? मसलन मैं आपसे ये कहूँ कि CA क्वालिफाई हो जाएगा, ये टैक्स कैफ 2 आपका लाजमी पास होगा, आपको मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। सही है? तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि मैं लाजमन तुम्हारे काम ठीक कर दूंगा। कारोबार करोगे हो जाएगा, CA करना चाहोगे वो हो जाएगा। एक शर्त है, वक़ूलू क़ौलन सदीदन, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। राइट? और फिर आगे फरमाया कि दुनिया आखिरत में इज्जत चाहते हो तो कैसे? वमन युतिल्लाह व रसूलहू, मेरी और मेरे रसूल की इताअत करो। क्योंकि अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहे हैं कि देखो, इस दुनिया का जो मॉडल है उसको तुम अच्छी तरह नहीं जानते हो, ये बनाने वाला मैं हूं और इसके जो आगे इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने अपने नबी के थ्रू आपको भेजे हैं। तो प्लीज इस बात को कंसीडर करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने की हिम्मत दे। हमारे मुआशरे में सम हो इसका फुकदान बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कल बात की थी कि हमारे CA में CA हो जाएगा। हमारा एग्ज़ाम जो है, विजन आपका CA होना चाहिए। राइट? अगर आपने विजन ये डिसाइड किया है कि आपने खुंजराब पास जाना है, चाइना बॉर्डर जाना है, तो गुजरांवाला गुजरात आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। ये तो फासला कुछ है ही नहीं। विजन बड़ा रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कही थी वो है कंसिस्टेंसी। यानी आज तो आप कहेंगे कि सर ये कौन सा मसला है, क्लास को अटेंड करना कौन सा मसला है। जब बात मुझे समझ आ ही जाएगी तो फिर उसको याद करना कौन सा मसला है। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला आपके लिए होगा। जो सबसे बड़ी खामी स्टूडेंट के अंदर मौजूद होती है वो होती है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कि उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। टाइम के ऊपर उसको बैठना एक प्रॉब्लम लगती है, कि जैसे कोई जेल में जा रहा है। वो टाइम पे उठना, टाइम पे क्लास को अटेंड करना, अपने टाइम के ऊपर उसको लेके चलना, ये अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी ये बहुत सारी खामियां जो है वो दूर कर देगा। इट जस्ट लाइक अ वाटर। आप देखें, बारिश जब होती है तो सड़क के ऊपर जो खड्डे होते हैं ना, जो हम्प्स होते हैं या डंप्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पानी सबको बराबर कर देता है। आपको नजर नहीं आ रहे होते, ऐसे सिर्फ फ्लैट होता है। तो समझे कि आपका जो कंसिस्टेंसी है ये आपकी बाकी खामियों को पूरा कर देती है। अगर आपका मेमोरी लेवल कम है तो ये उसको पूरा कर देगी। अगर आपके अंदर वो जो है कोई और खामियां मौजूद हैं तो इसको पूरा कर देगी। लेकिन यही चीज है, आज आप मुझे कहेंगे जरूर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो स्टूडेंट पास होंगे जो एंड तक आखिरी लेक्चर में भी बैठे होंगे। ये नहीं है कि आखिरी लेक्चर में ही बैठना है, कि पहले लेक्चर और आखिरी लेक्चर में बैठना मैं पास हो जाऊं। बस मुस्तकिल मिजाजी मेरा ये काम है। मैंने आपसे कहा था कि अच्छा, एक और काम भी हम कर सकते हैं कि आज के बाद अगर हम CA को कहें कि कंसिस्टेंट एफर्ट, आप कहेंगे सर एफर्ट तो E के साथ होता है, ये स्पेशल एफर्ट है, इसलिए इसका नाम क्या है? एफर्ट। देखे ना, अगर अमेरिकन अपने स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट? अगर कोई अंग्रेज ये कहता है ये सड़क किधर को जा रही है, हमारी मेल को फीमेल बना सकते हैं, तो हम उनके स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते? हम कह सकते हैं ना कि भाई तुम्हारा एफर्ट है, हमारी एफर्ट है। राइट? तो कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो आपको क्या करेगी? CA इंशाल्लाह करवा देगी।
कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था दो चीजें हमेशा याद रखें, एक होता है विजन और एक होता है मिशन। तो मिशन बाद में होता है। अगर आप मिशन स्टार्ट कर लेंगे विजन के बगैर तो ये मिशन इम्पॉसिबल होगा, ये तकरीबन आपको किसी और खाई में ले डूबेगा जाके। तो विजन क्या है? ये हमारा टारगेट इस एग्जाम को पास करना है, बस हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। इल्म वगैरह वो सीख लेंगे साथ, यानी वो तो इन एडिशन टू दैट है ना, लेकिन सबसे पहले है ये एग्जाम जो आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, ये इसको तो एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, राइट। मार्च हमारा सितंबर में होगा। 3 आवर्स 100 मार्क्स का एग्जाम है। एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट्स। आपको ऐसे एग्जाम मिलेगा और आपको जो है वो आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपने इसको रीड करना है। हमने इन दोनों टाइम्स का सीखना है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है और इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप इस 15 मिनट्स में ये पेपर पढ़ने में लगा देंगे तो आप ऐसे होंगे, जो गलती होगी ना। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इस 3 घंटे की गेम है, ये एक स्ट्रेटजिक प्लान है। अगर आप इसको सिर्फ प्रेपरेशन करेंगे, मैंने कल एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ऑल सीएस आर हार्ड वर्कर्स, राइट, बट ऑल हार्ड वर्कर्स आर स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। क्या करना है? हार्ड वर्किंग तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना है, सीखना है चीज को। यानी ये भी सीखना है कि एग्जाम में अगर कोई चीज नहीं आती उसको कैसे करें कि उसके भी नंबर मिल जाए। देखिए ठीक करके तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं ना, लेकिन यह भी सीखना है कि यार कहां पर थोड़ी सी चालाकी की जाए, बहुत ज्यादा चालाक नहीं बनना ना, नॉर्मल, उसको भी सीखना है। अंडरस्टैंड? तो इस गेम के अंदर हमने वो बैठने के लिए जाना है, इस 15 मिनट्स को सीखना है कि इसको कैसे करना है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ये विजन है, यहां हमने पहुंचना है। आंसर्स आर ऑल 8 क्वेश्चंस। ये क्यों लिखा? मैंने आपको बताया था कि आखिरी पेज के ऊपर बाज का स्टूडेंट उसको छोड़ आते हैं क्योंकि उस पर टैक्स है। उसने कहा इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, तो क्या ये थ्रेट है मेरे लिए कि जी 8 क्वेश्चन करने हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये विद इन स्टिपुलेटेड टाइम होंगे इंशाल्लाह। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, जिद नहीं करनी इसके साथ, नहीं जी मैं मार्कर यूज करूंगा और भी चीजें यूज करूंगा, तो ब्लैक पेन आपने यूज करना है। टैक्स रेट्स आर गिवन ऑन द लास्ट पेज। ये एक बदतमीजी है, इस स्टूडेंट यहां ये समझता है कि टैक्स रेट्स ही गिवन है, नहीं, आखिरी पेज पे टैक्स रेट्स है, हो सकता है वहां कोई क्वेश्चन भी मौजूद हो। अंडरस्टैंड? इसका मतलब यह है कि हमारी टैक्स रेट्स याद करने से जान छूट गई, हमने सिर्फ उसको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है, राइट। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए मेरा स्टाइल टीचिंग भी यही है कि मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा फिर उसका आंसर। नॉर्मल क्या होता है टीचिंग में कि पहले आपको क्या बताया जाता है, चीज बताई जाती है और बाद में क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके जहन में पहले विजन सेट हो जाएगा ना, विजन क्या है? क्वेश्चन आपका विजन क्या है? क्वेश्चन, मैंने करना क्या है, और मिशन क्या है? उसको रीडिंग स्टार्ट करनी है कि अब मैंने इस तक पहुंचना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना है? इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। ये रिक्वायरमेंट लिखी है उसने इस क्वेश्चन की, राइट। पहला क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स में से होगा, ये आपको जो नजर आ रहा है। इसके मार्क्स देखें, 8 और 9, 17 और 2, ठीक है, 19 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन है, राइट। ये उसने इंस्ट्रक्शंस हमें साथ इसके दी हैं कि जनाब आपने ये काम जो है ये करना है, राइट। ये आपके चैप्टर नंबर 16 में से है, उसकी टिपिकल रिक्वायरमेंट है, उसी को हम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे। सही है, एक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गया। देखें क्वेश्चन के नीचे रिक्वायर्ड है, ये विजन है कि ये करना है। यानी अगर आप पहले इसको देखेंगे तो फिर जंप लगाने में आसानी होगी, यानी पहले विजन सेट करना है, राइट।
मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक चार्ली चैपलिन का क्लिप दिखाऊंगा, बगैर विजन उसने काम स्टार्ट किया तो इस बेचारे का क्या हाल हो। लें जी, ये क्वेश्चन 3 है, इसका ए पार्ट, इसका बी पार्ट। आप कहेंगे सर आपकी बात गलत हो गई, यहां कहीं रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ, राइट, यहां कहीं रिक्वायर्ड, अगर यहां रिक्वायर्ड नहीं लिखा तो कहीं नीचे उसने शायद लिखा हो, लेकिन आप देखें कि उसने बी के साथ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ए के साथ रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ। जब नीचे रिक्वायर्ड ना हो तो फिर ऊपर रिक्वायर्ड होता है नॉर्मली। पहले पेपर को पढ़ना तो सीखना है ना। अगर मुझे पेपर पढ़ना ही नहीं आता तो मैंने क्वेश्चन क्या करना है। आप देखेंगे लिखा हुआ है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस डिटरमिन द रेजिडेंस, डिटरमिन, ये देखें यहां उसने लिख दिया, यानी उस 3 घंटे के अंदर बैठ के हम जो है वो जनाब टामक टोइयां नहीं खेल सकते, हम वहां कीड़ी काटा नहीं खेल सकते। अब ये वहां नहीं, ये पहले प्रेपरेशन करके हमने जानी है। आपके लिए ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए जब आप वहां पर जाके बैठेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये रिक्वायरमेंट इसकी आ गई, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5A रिक्वायर्ड, बी रिक्वायर्ड, सी रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 सेल्स टैक्स का आ गया। ये ऐसे ही तकरीबन आपको एग्जाम मिलेगा, पैटर्न यही होगा, रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 राइट, सेल्स टैक्स के ऊपर है आपका, रिक्वायर्ड। नॉर्मली आपको अगर आप जितने पास पेपर देखेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इनकम टैक्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 7 सेल्स टैक्स का होगा, राइट। और इसमें नीचे देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है ना, ये वाला, ये नॉर्मली बेसिक्स में से होता है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिस्टम के ऊपर बात होती है। ये देखिएगा इसमें उसने 4 और 4 8 मार्क्स इसमें लिए हुए, राइट। मैं आपको इसकी जो बता दूं, हमारा जो सिस्टम ऑफ टैक्स है, सिस्टम के ऊपर जो है वो तकरीबन 10% वेटेज है कि पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम है क्या, इसकी फाउंडेशन क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, ये टैक्स लगता कैसे है मुल्क के अंदर, इसकी टाइप्स क्या है, जो बिल्कुल आसान है और इसमें सिर्फ थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास 65% वेटेज है और इसमें पहला जो न्यूमेरिकल है अराउंड 20 मार्क्स का होता है। और इसी तरह जो हमारे पास सेल्स टैक्स है उसमें 25% यहां पर वेटेज है और इसमें 7th न्यूमेरिकल इसके ऊपर होगा, ये जो मैंने आपके सामने रखा है, राइट। इसके अंदर हमें 2 चैप्टरों में से हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16। ये 2 चैप्टर करने से हमारे 20 मार्क्स यहां कवर हो जाएंगे और इसमें एक चैप्टर करने से, मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 25 है, वो कवर करने से ये हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब देखिएगा ये लास्ट पेज था, लास्ट पेज के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन ए, बी और द एंड, राइट। अब तो पता नहीं फिल्मों में द एंड लिखा होता है, पहले होता था द एंड, यहां पर क्या हो चुका है, ये टैक्स रेट्स हैं। ये अच्छी बात है कि पहले हमें याद करने पड़ते थे। ये देखिएगा, ये है जी हमारा विजन, जहां तक हमने पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अटेम्प्ट में जो बच्चे बैठे हैं, अच्छा ये टेबल भी मैं आपको याद करवा दूंगा, बड़ा आसान है, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। अब इसको देख के 2 चीजें हैं, एक तो स्टूडेंट कहता हाँ सर मुझे पता चल गया कि यहां मैंने जाना है, दूसरा यहां जाना है, राइट। ये दोनों फर्क है ना, एक है यहां जाना है, यस सर मैं कर लूंगा, आई विल डू दैट, भाई बाकी ने भी किए ही है ना। इस अटेम्प्ट में जितने मेरे बाकी स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर वी आर सो हैप्पी, हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया है, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो उनके मैंने देखा, उनके मैंने कहा अपनी तस्वीर भेजो, जब तस्वीर भेजी, उसने पिक्चर भेजी, तो उसके 4 कान थे, 2 इधर थे 2 इधर लगे हुए थे, मुंह भी ज्यादा थे, दांत भी उसके 32 बजाय 64 थे उसके, ऐसा था, नॉर्मल थे, हॉस्टल में ही रहते थे, राइट। जूता भी किसी का बाज़ औक़ात पहन के आ जाते थे, शर्ट कभी किसी की पहनी होती थी, वो पीछे बेचारा गालियां दे रहा होता था आज मेरी शर्ट पहन के चला गया है,
उनके भी हालात यही थे। जिंदगी में एक बात याद रखें, प्रॉब्लम दो को नहीं होती, एक पागल को, एक जानवर को। अब आप फैसला करें क्या इन दोनों में से हैं। अगर तो आप पागल हैं फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, सड़क बड़े आराम से पार कर लेंगे इंशाल्लाह। सारी दुनिया आपको पांव पांव करेगी लेकिन आप सड़क पार कर लेंगे। आप ऐसे ही पांव रखेंगे, सारी गाड़ियां रुक जाएंगी कि यार बंदा जो है स्पेशल है, इसको जाने दो। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो प्रॉब्लम तो होगी सड़क क्रॉस करते हुए। क्या होगी? हो सकता 15 मिनट लग जाए आपको। आप देखेंगे ये गाड़ी ना लग जाए, ये ना लग जाए, ऐसे नहीं होगा। इस तरह जानवर भी आराम से सड़क क्रॉस कर लेगा वो। तो आप दोनों में से मरते दम तक जो है ना वो, ये आपके साथ मेहनत अटैच है, ये आपने करनी है, ये बात याद रखें। इसके बगैर गुजारा मैं भी कर रहा हूं, आपने भी करनी है। मैं भी आज नींद खराब करके आया हूं, आपने भी करनी है। ये ऐसे ही होना है मेहनत के बगैर। फ़इन्नमल उसरि युसरा, इन्नमल उसरि युसरा। यानी अल्लाह ने मॉडल ही कहा इस दुनिया का मॉडल ही ये है कि मेहनत के बाद आसानी होनी है। आज अगर आप आसानी ढूंढोगे तो फिर मेहनत नहीं है, और उसके बाद जो है वो मेहनत ही है। लेकिन आज मेहनत करोगे तो फिर आसानी। देखे ना, मैं जब आर्टिकल्स कर रहा था मेहनत कितनी थी, इतनी ज्यादा। रिवॉर्ड क्या था? इतना सा 1725 रुपीज मेरा स्टाइपेंड था, 1725 रुपए। तो मैं खाना भी खाना होता था, के अंदर ही हमने सारा गुजारा करना होता था, पेट्रोल भी मोटरसाइकिल गाड़ी लवाना होता था, राइट। लेकिन वो क्या था? ये रिवॉर्ड ही। काम क्या था? ये वाला। अब काम क्या है? इतना। रिवॉर्ड क्या है? ये क्यों हुआ कि काम कम हो गया, रिवॉर्ड हो गया। अब आज 4 एक दिन, जी बात क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो बात यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आज एक दिन की जो पे है वो किसी शख्स के पूरे महीने की पे है। क्यों? एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है, राइट। बाहर जो है असिस्टेंट है, कोऑर्डिनेटर्स बैठे हुए हैं, पूरा स्टाफ उसको सपोर्ट कर रहा है। एक वो शख्स जो 8 घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी दे रहा है, उसकी सैलरी पूरे महीने की इसके बराबर, यानी उसकी पूरे महीने की मेहनत इसकी एक दिन की मेहनत से भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है? इसने मेहनत पहले की है, वो जो हम कर रहे हैं, राइट। तो वो करनी ही करनी है, उसके बगैर तो कोई गुजारा। और ये हो जाएगी फिर, सिर्फ आपने सोचना है। और ये इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन हो पेपर के अंदर कि सर पहला क्वेश्चन अभी करवा दें? वो अभी नहीं मैं करवा सकता, मुझे आता नहीं है फिलहाल, राइट। दूसरा भी नहीं करवा सकता, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमारा जो आज मिशन शुरू होने लगा है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 को टारगेट करने लगे हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं, ठीक है। आपने करना यह है कि जो चीज आप पढ़ें उसको आसानी से आपने याद करना है। क्लियर? आपकी किताब में, बाकी किताबों में भी इसके टेक्निकल वर्ड यूज हो सकते हैं, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, अपनी अल्फाज में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, नो इशू। जहां मुझे कहेंगे मैं आपको लिखवा दिया करूंगा, ठीक है। ये देखिएगा, इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इन्होंने पिछली दफा ऐड किए हैं। डिस्कस वेदर योर फर्म इज परमिटेड टू परफॉर्म द सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय दिस। एक ये है, आइडेंटिफाई एनी 4 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट बियॉन्ड मेयर रेवेन्यू कलेक्शन। ये 4 नंबर का है। ये आपके आज जो मैं चैप्टर पढ़ने लगा हूं उसके तकरीबन पहले ही पेज पे ये लिखा हुआ है, और ये 4 मार्क्स का ये आ गया। देखिए, हमने यहां तक पहुंचना है, ये मेरा विजन है। यानी पढ़ना मैंने टेक्स्ट को है, लेकिन उसकी बैकएंड के ऊपर सोचना है कि क्वेश्चन क्या है जिसका ये जवाब है। समझ आ रही है? व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ विच दिस इज द आंसर। मैंने हमेशा प्रेपरेशन ऐसे ही की है, जब भी पढ़ा ये सोचा कि इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, और आप यकीन करें ऐसे ही होता था। तकरीबन जो है वो ऐसे ही मुझे मिलता था कि जो मैं सोच के जाता था वो उसका आंसर भी होता था, राइट। ये वाली चीज। चलें जी, चलते हैं हम अपनी बुक के ऊपर। ये बुक मैंने डाउनलोड की है, ये देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 एथिक्स, और चैप्टर नंबर 3 जो है वो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और एथिक्स। मेरा स्टाइल क्या होगा पहले मैं ये आपको बता दूं।
पहले जो चीज़ होगी वो मैं आपको समझाऊंगा कि भी ये बात ये हो रही है आपकी ज़ुबान में, आपकी लैंग्वेज में। पश्तो नहीं आती मुझे, उर्दू में इंशाल्लाह समझा दूंगा मैं। राइट, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, सबसे पहले स्टूडेंट को ये समझाया जा रहा है कि इसको पता चले कि पाकिस्तान में व्हाट इज़ द प्रेवलेंट सिस्टम, टैक्स का सिस्टम क्या है। Unless until you are going to understand the system of taxation, you are unable to compute the tax liability. जब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है और सिस्टम का नहीं पता तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं था, अब इन्होंने इसको ऐड कर दिया। दूसरा ये है कि ये सिस्टम बनता कैसे है। राइट, ये लफ्ज बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, आइन की पासदारी नहीं हो रही, बोलते हैं ना आइन, वो आइन है। क्या वो हमने आइन पढ़ना है? नहीं, हमने वो आइन का वो वाला हिस्सा पढ़ना है जो टैक्स के रिगार्डिंग है। समझ आ गई? पहली चीज सिमेट्री है ना, सिस्टम क्या है पाकिस्तान में और ये सिस्टम बनता कैसे है। दो चीजें हो गई। इस सिस्टम को लगाने वाले लोग कौन हैं? चार। सबसे पहले जिसने पे करना है वो मैं और आप हैं। दूसरा, जिसने सिस्टम लगाना है, ये अथॉरिटी जिसने इसको बनाया है। दो पार्टियां हैं बेसिकली, एक इम्प्लीमेंटेशन जो आइन बनाने वाले हैं, वो लेजिस्लेटर जिन्होंने लेजिस्लेट किया। अच्छा, मैं टर्म बोला करूंगा ना, आपने पूछ लिया करना सर इसको बताएंगे क्या है। लेजिस्लेट कहते हैं कानून दानी करना, जितनी उर्दू आएगी इंशाल्लाह समझा दूंगा। लेजिस्लेट करना, कानून का बनाना। तो लेजिस्लेटर कानून बनाने वाले वो यहां पर हैं। हम कौन हैं? टैक्स पेयर्स, हमने टैक्स पे करना। दो पार्टियां हो गई। क्या खुद कानून बनाने वाले आके मेरे से टैक्स मांगेंगे? क्या करेंगे वो? कोई अथॉरिटी बनाएंगे, कोई बॉडी बनाएंगे, उसे कहेंगे कि इनके साथ इंटरेक्ट करो। सही हो गया? तो दो पार्टियां हो गई, कानून बनाने वाले और कानून को इंप्लीमेंट करने वाले, दो हो गए। एक ने कानून बनाया, ठीक है, सेनेट समझ लें, सेनेट ने कानून बनाया, और जो टैक्स डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, एफबीआर है, उसने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब आ गया हूं मैं। क्या पाकिस्तान में सबको टैक्स आता है? नहीं। तो उसके साथ जिसने इंटरेक्ट करना है, मुझे अपना वकील चाहिए, और वो है कंसल्टेंट। तो चार पार्टियां हो गई, कानून बनाने वाले, लेजिस्लेटर और टैक्स पेयर। इनका मुकाबला होना है आपस में। इसने अपना एजेंट बना लिया एफबीआर को, और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख लिया। तो मुकाबला किनका रहना है? इनका। ये दोनों घोड़े दौड़ाने वाले और ये घोड़े चल रहे हैं आपस में। इनके कुछ इखलाकियात, इनके कुछ कोड, क्या है? इनके कुछ कोड। कोड किसे कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स को। कोई पैरामीटर के भी इन हदूद के अंदर रहते हुए काम करना है। मिसाल छोटी सी देता हूं आपको। टैक्स वालों को कहा गया कि तुम्हारा काम सिर्फ टैक्स लेना है, इसके अलावा टैक्स पेयर को तंग करना ये तुम्हारा अखलाकियात है, एथिक्स तुम्हारे ये हैं। आपके ख्याल में वैसे करते हैं? क्या रिश्वत लेना उसका काम है? मेरा काम है रिश्वत देना? राइट। तो ये अखलाकियात सिखाए जाते हैं। राइट। इसका मकसद क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बाज आ जाएं रिश्वत देने से। वो आपने आज क्वेश्चन देखा ना, क्या लिखा हुआ था? क्या इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप बताएं इसका काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि किन हालात में आपने क्लाइंट का काम करना, किन हालात में आपने इसका काम नहीं करना। सही हो गया? 3 चैप्टर सीक्वेंस बन रही है। कानून सिस्टम है क्या, सिस्टम बनता कैसे है, राइट, और इस सिस्टम के चलाने वाले जिसको स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनके इखलाकियात क्या है, उनकी डोमेन क्या है, उनके कोड्स क्या है, किन के अंदर रहते हुए उन्होंने काम करना है। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हम चलते हैं टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अब ये क्या है? विजन है, मिशन है। मिशन, इस मिशन का, इस छोटे मिशन का विजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। इस देखें, एक है हमारा बड़ा विजन, सबसे बड़ा विजन तो ये है ना, सीए।
सीए का एक सब जो विजन है वो हमारा कैफ 2 है। कैफ 2 के आगे क्या है, हमारा एग्जाम जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 जिसके ऊपर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ये उसका मिशन है। राइट, चलें। वो कहता है जी मैंने चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या चीजें रखी हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज, टैक्स के मकसद क्या है। चले, हम अभी पढ़ते नहीं हैं, आप बताएं क्यों टैक्स चाहिए पाकिस्तान को। हाँ, सबसे पहले तो जिन्होंने गवर्नमेंट को चलाना है उनको पैसा चाहिए। देखें ना, अगर वो गरीब होंगे तो बेचारे गरीब की क्या मदद करेगा। तो पहले उनको अमीर करना है, पहले उनको पैसा चाहिए, उनकी गाड़ियां चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, 10 गाड़ियां आगे हों 10 पीछे हों। राइट, उनको पैसा चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि अवाम मारती है उनको, अवाम में जाते हैं तो इसलिए उनको गाड़ियां भी चाहिए, उनको अच्छा फल चाहिए। राइट, देखें ना, अवाम के पास भी फल नहीं है और उनके पास भी फल नहीं है, तो एक मरीज दूसरे मरीज की हेल्प तो नहीं कर सकता ना, तो इसलिए हमें चाहिए। तो ये उनके, तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं कि टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है। बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉ, कानून बनाते हुए किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन क्या है। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट हो चुके हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज क्या है कि गोरा हमें कैसे ये लॉ दे के गया और ख़ुद यहाँ से चला गया, हम अभी तक उन्हीं में फंसे हुए हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है उसने बात की है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर उसने बहुत कम बात की है, बाकी ये चीज़ें इंट्रोडक्शन जो है वो ये चीज़ है। सबसे पहले उसने पहले पार्ट को फिर सब डिवाइड कर दिया, उसने कहा बेसिक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा टैक्स की डेफिनेशन क्या है, ये नेट से चोरी की हुई डेफिनेशन है, पहले आपको बता दूं। रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के आगे रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, ये भी इसको ज़रा हम देख लें। रेवेन्यू है, मैंने पैसा कमाना है दो मकासद के लिए, मुझे पैसा चाहिए अपने आप को चलाने के लिए। राइट, मैं उस पैसे को अपने आप को चलाऊंगा। राइट, मैं एक अयाशी की ज़िंदगी जो है वो बसर करूंगा। सम टाइम इट हैपन्स कि हम किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वहां से हम पैसे की उम्मीद नहीं रखते। कैसे, मैं एक प्रॉपर्टी बाय करता हूं तो मेरी उम्मीद होगी कि यार यहां से मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा या कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, मैं इसको बाद में बेच दूंगा। क्या अपने बेटे को जो मैं खाना खिलाता हूं तो क्या मैं ये सोचता हूं इसके बाद मुझे इसके पैसे देगा। तो ये होते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। तो टैक्स की मदद से हम कुछ रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं और कुछ ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं जिससे हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लेते हैं, नॉर्मली वेलफेयर के, जिसके अंदर मुल्क की इकोनॉमी को देखा जाता है। टैक्सेस एज मींस फॉर डेवलपमेंट, टैक्सेस से डेवलपमेंट भी होती है। देखें, इसके अंदर ये नहीं सवाल करना सर हम टैक्स दे दे के मर गए हैं, कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। मैं किताब पढ़ा रहा हूं। राइट, ये किताब और है और प्रैक्टिकल और है। मैं आपको जो टैक्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर हम कुछ चीजें अज्यूम करेंगे। पाकिस्तान में कोई चोर नहीं है, पाकिस्तान में तमाम ईमानदार लोग हैं और पाकिस्तान का हर शहरी टैक्स देने के लिए अतौला हुआ पड़ा है बेचारा, वो लेके फिर रहा है जी प्लीज मेरे से टैक्स ले लें आप। ना वो झूठ बोलता है ना वो कोई ऐसे काम करता है, जन्नत है, वी आर लिविंग इन पैराडाइज। ये बात यानी अब बार बार अगर सोचेंगे ना सर ऐसे तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान वैसे छोड़ देना पाकिस्तान को इतना मैंने कल बात की थी कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इसको जो कलर में लगाऊंगा वो सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है ना। राइट, उसको दिल पे नहीं लेना अगर आप उसको दिल पे लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। राइट, आपने सिर्फ सुनना है कि यार इसे मैंने पेपर पास करना है, दैट्स इट। जब भी आए दिल में उन्हें कहा नहीं नहीं सर झूठ बोल रहे हैं,
बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं कहूँगा टैक्स से डेवलपमेंट होती है, आपके दिल में जैसे ही ख्याल आए टैक्स से डेवलपमेंट नहीं होती सर, आपने कहना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिल्कुल ऐसा नहीं है, टैक्स से डेवलपमेंट होती है, किन की होती है वो सोच लिया करें, आप सुकून में आ जाएंगे, राइट। टैक्सेस एज मीन फॉर डेवलपमेंट, टैक्स से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले उसने डिफाइन किया, सबसे पहले उसने कहा जी मैं आपको बताता हूं टैक्स होता क्या है। डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन है। अक्सर लोग इसको NA लिख देते हैं, ये क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। टैक्सेशन इज डिफाइंड इन मैनी वेज, कॉमन डेफिनेशन इज एज अंडर। कोई लंबी चौड़ी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई एक बात भी याद कर लेंगे दैट इज मोर देन एनफ। हम भी एक ही करते हैं। इट इज द प्रोसेस, कहता है टैक्स एक प्रोसेस है बाय विच द सॉवरन, सॉवरन कौन होता है, मैं आपको सादा अल्फाज, एस्टेब्लिशमेंट, वो अथॉरिटी जो चाहे कर दे, कोई रोकने वाला नहीं है, उसको सॉवरन बोलते हैं। जिसको हम कहते हैं अल्लाह अलमाइटी इज द सॉवरन अथॉरिटी, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इसको सॉवरन बोलते हैं। तो क्या है, विच इज द सॉवरन, एक सॉवरन के थ्रू एक प्रोसेस है बाय विच द सॉवरन, राइट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉवरन थ्रू इट्स लॉ, कानून बना के, मेकिंग बॉडी, कोई बॉडी बनाती है, रेजेस रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू को रेज करती है, इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाने के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं, द प्रोसेस बाय विच सॉवरन थ्रू इट्स लॉ, जब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में हो तो वो इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, यानी ये कॉमा है ना और ये भी कॉमा है, असल में ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है कि सॉवरन रेजेस रेवेन्यू, असल लफ्ज है सॉवरन रेजेस रेवेन्यू इन ऑर्डर टू यूज इट्स एक्सपेंस। तो सॉवरन क्या करती है, रेवेन्यू रेज करती है अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए। तो ये जो दरमियान में कॉमा है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी। तो सॉवरन कैसे रेवेन्यू रेज करती है, एक बॉडी बना के। चलें अब हम चलते हैं, हमारे मुल्क में सॉवरन क्या है, सेनेट, बॉडी कौन सी है, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो क्या करती है, रेवेन्यू रेज करती है। रेवेन्यू कितने हैं, अब ये नोट कर लें, आपको आगे जरूरत पड़ेगी। 5 ये ऐसे रखने हैं आपने, ऐसे याद करने हैं, ये एक अंगूठा इधर, एक पीछे और बाकी 4 इधर, ऐसे करें। एक ये अंगूठा अपनी तरफ करें, नहीं हो रहा ना, अभी आपने टैक्स नहीं ठीक पढ़ा हुआ, ये ऐसे करना है, ठीक है। इसका मुंह ये याद रहेगा, ये मसलन वो कराची में ऐसे नहीं है जैसे कहते हैं, राइट, ये टैक्स है, ये देखें, टैक्स पढ़ने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये 4 सीधी और एक इधर क्यों है, आपकी नहीं होगी, बहरहाल किसी एक आधी हो जाए वो अलग है, ये मैं भी बताता हूँ। अब देखिएगा, लिखें 5, इस बॉडी ने कौन से टैक्सेस पाकिस्तान में लगाए हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 सेल्स टैक्स, नंबर 3 FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, FED भी लिख लें तो ठीक है। आगे है CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है जी, चारों हो गए, चारों हो गए। अच्छा अब ये देखें कि इसके ऊपर पाकिस्तान है और बाकी दुनिया इस तरफ है, इधर सारा, यानी ये चारों उंगलियां कर रही हैं कि ये इधर मैंने लगाने हैं, इसको कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू। इन नीचे चारों के लिख लें, इनलैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू वोकैबुलरी आपकी इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। आपने डेली ये सोचना है कि आज मुझे इस नई बात की समझ आई, आज मुझे इस नई बात की समझ आई है। एक नया लफ्ज आपने शायद पहले कभी सुना ना हो, इसको बोलते हैं इनलैंड रेवेन्यू, ये समझ आ गई।
कोई आपसे पूछे व्हाट इज मेंट बाय इनलैंड रेवेन्यू, तो आप कहेंगे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सीवीटी, ये चारों को इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। पांचवा टैक्स है कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान से नहीं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त लगती है, इसलिए इसको इनलैंड रेवेन्यू नहीं कहते। याद रहेगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी कहना इसको। इन पांचों में हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं और उसका भी कुछ हिस्सा, सारे नहीं है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, उसका भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो बेसिक से ताल्लुक रखता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है। ठीक हो गया, ये तीनों हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, ये बात याद रखें। इसमें से भी दो फाइनल में आएंगे, अभी फ़िलहाल वो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, सॉरी एक जो आएगा। इज़ इट क्लियर? ये बात क्लियर होगी? कोई चीज़, इसको बस आपने इतना ही याद कर लेना है, राइट। टैक्स इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सॉवरन रेजेस रेवेन्यू थ्रू अ बॉडी। बस इतना भी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। डेफिनेशन वैसे मैंने कभी लॉ देखी नहीं है कि एग्जामिनर ने पूछा हो डिफाइन टैक्सेस, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्लियर? मैंने एक आपसे वादा किया था कि मैं समझाऊंगा ज़रूर, इंशाल्लाह ताला समझा दूंगा मैं आपको, या तो समझ लग जाएगी या लग समझ जाएगी, समझ लग जाएगी इंशाल्लाह ताला, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको करना है, कंसिस्टेंट रहना है, आपकी बाकी कमियां पूरी हो जाएंगी। आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपकी खूबियां खामियों में बदल जाएंगी। ये बात मेरी लिख लें कहीं पर, ठीक है। रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, मैंने क्या कहा था पहले, आज जो सवाल आया वो पहले पेज पे है, यही उसने पूछा था ना कि उसके रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रेवेन्यू कहते हैं नॉर्मली सेल को, टर्नओवर को कहते हैं, राइट। नया लफ्ज़ तो नहीं है आपके लिए। रेवेन्यू प्रॉफिट और होता है, प्रॉफिट कहते हैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाए तो फिर प्रॉफिट आता है। जो ग्रॉस सेल होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं, लेकिन जो लीगल टर्म के अंदर इसको रेवेन्यू ही बोला जाता है। टैक्स इसको कभी भी प्रॉफिट नहीं कहता, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस ना होने के बराबर होते हैं। हमसे जो पैसा लेते हैं ना टैक्स वाले, उसको वो रेवेन्यू बोलते हैं, राइट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नाम क्या उसका? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी इन पाकिस्तान, वो वाली है। अच्छा, ये जो पहले तीन हैं ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं, और ये बाद वाले जो हैं ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, राइट। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर हमें ये ना पढ़ाया करें, हमें सिर्फ वैसे ही आप बता दिया करें, तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट कहती है कि सर हमने घर जाके पढ़ना होता है, तो लिहाजा इसको एक्सप्लेन कर दें। वेयर यू आर कंफर्टेबल, टीका लगाना है कहाँ लगवाना है, इस बाजू पे, इस बाजू पे, भाई पढ़ दिया करूं, ठीक है, इज फाइन। अच्छा जी, अब आते हैं कि रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सवाल समझ आ गई? इस यानी ये जो लिखा हुआ है इसकी बैकएंड के ऊपर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, सम रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क के रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आप ये तीन वाले वहां लिख देंगे जैसे अभी आया हुआ है। हो सकता है अगली अटेम्प्ट में ये वाले आ जाएं, लेकिन ये दोनों चीजें एग्जाम में आई हुई हैं, टेस्ट हुई हुई। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल, ठीक है। टैक्सेस क्या है? अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का नॉर्मल इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू होता है वो टैक्सेस होते हैं, जो आवाम से लेती है। टैक्स इज जस्ट लाइक अ रेंट फॉर द यूज ऑफ द कंट्री। आप इस मुल्क को जो इस्तेमाल करते हैं उसका रेंट आपको पे करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। मेरी डेफिनेशन है, लिखनी नहीं पेपर में, सीरियस नहीं लेना इसे। दूसरा इसका है आपके इसके एसेट्स की जो डिस्पोजल है, और तीसरा है इसके नेचुरल रिसोर्सेज। ये किताबों में नहीं चीजें लिखी हुई, ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी। पहला रेवेन्यू क्या है कि एक गवर्नमेंट एक बॉडी बनाए, सॉवरन बॉडी बनाए और लोगों से उसका शेयर ले ले।
दूसरा ये है कि उसको अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सेज दिए हैं उनको निकाल के बेच दे। जैसे पेट्रोल है यूएई का, तो यूएई में क्या है? पेट्रोल है। सऊदीया में, थैंक यू, पेट्रोल है वहां पे, राइट। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि एक बहुत लंबे अरसे तक सऊदीया ने कभी भी टैक्सेस नहीं लगाए, क्योंकि उसको सारे का सारा पैसा नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा था, इसलिए उसको टैक्सेस की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। पाकिस्तान के पास टैक्सेस भी हैं और हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास ऑयल भी है, हमारे पास गैस भी है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर चुके हम, राइट। पेट्रोल है, वो निकाल नहीं सकते। अब हमारे पास कॉपर की सुना है कि माइंस हैं, जो रिकॉर्डिक जो हमारा चल रहा है आजकल उसके थ्रू भी हैं, ये हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि आप अपने एसेट्स को बेच दें, पीआईए को सेल कर दें, स्टील मिल को सेल कर दें, जो आपके एसेट्स हैं उनको बेच दें। ये तीसरा सोर्स है, राइट। अगर आप इन तीनों में से तीनों सोर्सेज के ऊपर कोई कंट्री रहे तो फिर भी वो डेवलपिंग में होता है, वो अंडर डेवलप नहीं होता, वो डेवलप कर रहा होता है। लेकिन अगर वो टैक्स भी लगा दे, नेचुरल रिसोर्सेज से भी उसके खाते पूरे ना हो, एसेट्स की डिस्पोजल भी वो कर ले, अगर फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा, तो फिर जो है वो इस ऑप्शन को ले लेता है, लोन, विच इज विशियस सर्कल, विच इज विशियस सर्कल। मैंने इसको दरमियान में क्यों लिखा? क्योंकि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये पूरी ट्रायंगल को घुमाना शुरू कर देता है, ये फिर खेलता है उसके साथ। कैसे? ये फिर आपको बताएगा कि टैक्स कितना लगाना है, ये आपको बताएगा कि पेट्रोल की कीमत कितनी रखनी है, ये आपको बताएगा गैस कहां से लेनी है और कहां से लेनी नहीं है, ये आपको बताएगा कि आपने कौन कौन सी चीजें किसको बेचनी है। फिर आप इसके शिकंजे में आ जाते हैं, विच इज वेरी विशियस। ये विशियस चीज है, समझ आई है? तो गवर्नमेंट को सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि इस पे हो, और किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए इसके ऊपर आए, क्योंकि इसने डिप्लीट होना है ना, वक्त के साथ साथ खत्म होना है इसने। जैसे हम गैस सीएनजी गाड़ियों में भर भर के अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी खत्म कर चुके हुए हैं। बिल कितना आ रहा है गैस का? इतना बिल आ रहा है कि लोगों के पेट में गैस शुरू हो गई है, वो नहीं खत्म हो रही। समझ आई है? वो कहते हैं ना कि यार हमने गैस खा ली है भाई, जो इतना बिल आ रहा है। समझ आ गई आपको? मैंने कहा था दिल पे आप जो है ना वो अगर ऐसे ना सोचना नहीं, आपने कहना जो किया ठीक किया। इस मुल्क में रहना तो यही कहना कि बिल्कुल यस। वो आज किसी ने शेयर किया हुआ था, उसने लिखा था लेकर रहेंगे आज़ादी, पाक फौज जिंदाबाद तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी पहले जो मर्जी करें, उसके बाद जो है ना ये नारा लगा दें। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टैक्सेस आर प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बस इतना लिख दें, काफ़ी है, बड़ी लंबी लाइन लिखने की जरूरत है। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर द गवर्नमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट को चलाना, सबसे पहला काम प्रायोरिटी के ऊपर। पहला काम क्या है? आप लिखेंगे फॉलोइंग्स आर द रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू रन द गवर्नमेंट, पहला पार्ट हो गया इसका कि गवर्नमेंट को चलाना है, सैलरीज देनी है लोगों की, राइट। आपके जितने आर्मी है, आपकी पुलिस है, आपके एफआईए वाले हैं, जितने लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, सबको क्या देना? आपने पैसे देने हैं, सैलरीज देनी है, उनके बच्चों की फीसें, हर चीज़ आपने वो करनी है। फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन गवर्नमेंट। नंबर 2, टू यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज। अपनी पॉलिसी को लगाने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। क्या पॉलिसी है? शोर नहीं करेंगे, ये पॉलिसी है ना, आज के बाद ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होगी, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अंडरस्टैंड? ये क्या लगा हुआ है, इसका क्या नाम है? सेमीकोलन। ये इसको भी सीखना है, सिखा दूंगा, आप बेशक हजम करें ना करें। यहां क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप।
जब याद रखें कोई लिस्ट चल रही हो और सेकंड लास्ट जगह पर एंड आ जाए तो इसका मतलब होता है ये सारी चीजें हैं। सेमी कॉलन मीन कॉन्टिन्यूएशन, ये बात आगे चल रही है। ये एंड दिस अगर यहां आ जाए और, तो उससे मुराद होती है इनमें से कोई एक बात। आपका ड्रेस कोड पहनते हैं ना, अगर राइज वाले ये लिखें कि जनाब हमारा ड्रेस कोड होगा पैंट शर्ट, शलवार कमीज, राइट, और निकर शर्ट, ऐसे लिख दें, ठीक है, या पैंट कोट, इस तरह की 3 चीजें लिख दें और यहां लगा दें एंड, तो उससे क्या मुराद होगी कि आप शलवार कमीज भी पहनेंगे, पैंट शर्ट भी पहनेंगे, पैंट कोट भी पहनेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट परमिटेड टू एंटर इनटू द प्रेमिसेस। लेकिन यहां क्या होगा, वहां और। तो कानून को पढ़ते हुए ये एंड और में बड़ा फर्क होता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पैसे की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? अमीरों के पास ज्यादा, गरीबों के पास कम होना चाहिए, इसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सीरियस तो नहीं लिया ना इसको। लॉ कहता है कि अमीरों से पैसा लेके किसको दो, गरीबों को दो, ये होती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। पहला बताइएगा गवर्नमेंट को खुद चलाना, लिख लें ना, लिखते जाए, जब तक लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, हेडिंग दे रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं कम कर दूंगा लिखवाना, लेकिन पहले आपकी आदत बने। द रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सेस, नंबर 1। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, सारा ही टैक्स, पूरा टैक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। रहना होश में है। पहला क्या है? टू रन द, सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं, अंग्रेजी आप खुद लिख लें उसमें। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रन द गवर्नमेंट। नंबर 2, टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनको। नंबर 1 टू रन द गवर्नमेंट, नंबर 2 implement द पॉलिसीज, नंबर 3 फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लोगों से पैसा लेके और अमीर लोगों से पैसा लेके गरीबों को दें। इसकी एक्सीलेंट एग्जांपल क्या है? आटे की। आजकल जो रमजान में आपको आटा मिल रहा है वो किसका पैसा है? अमीरों का। दे कौन रहे हैं? अमीर। किसको दे रहे हैं? गरीबों को। ये है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कोई गरीब रात को भूखा ना सोए, जो कुछ भी है उसको वो रात को खाना छाना वो मिलता है। लंगर खाने, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉस्पिटल, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जाएं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, आपको मेडिसिन फ्री मिलेगी, डॉक्टर उसी वक्त बेचारे बैठे होंगे कि जनाब कोई गरीब आए, हम उनका इलाज करें, आपके दिल का इलाज, सब कुछ जो है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। समझ आ गई? तालीम, सेहत। देखें, इससे हट के एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, whenever you are paying something, you have a right to receive goods or services। आप अपने भाई को पैसे दें, दुकानदार को दें, फिर भी गवर्नमेंट को पैसे देने का भी यही राइट होता है, ठीक है। ये आपके राइट्स नहीं है, ये अभी बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये है असाइड फ्रॉम प्योरली फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशंस। असाइड माई यानी इसके साथ साथ, इससे हटके कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही फीड करें। टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज, टैक्सेशन यूज होता है। देखें अंग्रेजी में, आपकी माशाल्लाह अंग्रेजी मेरे ज़्यादा अच्छी है। इज, आर, एम, वॉज, वार जब आ जाए तो या तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा या पास थर्ड फॉर्म आती है, सही है। तो टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज नहीं लिखेंगे, या तो लिखेंगे यूटिलाइजिंग, चूंकि ये पैसिव टेंस है तो लिखेंगे टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2 बातें की हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? कि हमें गवर्नमेंट को चलाने के अलावा कुछ सोशल क्या है? सोशल मीडिया नहीं ले लेना दिमाग में, यूट्यूब आनी शुरू हो जाए, ट्विटर आना शुरू हो जाए, लोगों की फलाह बहबूद, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो कि हो रही है। हमारी सोशल डेवलपमेंट भी है, इकोनॉमिक, दोनों धड़ाधड़ चल रही हैं, फ्लो है, राइट, सब कुछ ही है। वो एक ड्रामा लगता था
बा अदब बा मुलाजा होशियार। तो उसमें बादशाह ने घंटी लगाई थी अपना, वो बहुत बड़ा वो जो घंटा सा था वो उसने लगाया हुआ था, जो भी आता था वो जनाब उसको ऐसे बजाता था। तो कहता था फिर वो फरियादी आएगा तो उसकी फरियाद सुनी जाएगी। वो बंद करवा दिया बाद में ना। तो एक फरियादी आता है, वो ऐसे बजाता है, वो जैसे ही बजाता है ना तो घंटी उसके ऊपर गिरती है, वो मर जाता है। तो वो बादशाह सलामत आते हैं और वो आके कहते हैं कि देखो फरियादी की फरियाद पूरी हो गई, अब इसकी कोई फरियाद नहीं रही। राइट। तो वो कहता है मुअर्रिख लिखो कि बादशाह के दौरे हुकूमत में इंसाफ का दौरा था। तो मुअर्रिख जो होता बैठा होता वो लिखता है बादशाह सलामत के दौर में इंसाफ दूर दूर था। तो उसको वो डांटता है आगे से, कहता चुप, क्या लिखो, बादशाह के दौर में इंसाफ का दौरा था। फिर वो वही लिखता है, कहता दूर दूर था। तो ये इंसाफ जो है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको मिलेगी। दिल पे नहीं लेनी बात, सुकून से पढ़ना है, पेपर की तैयारी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली। राइट। आज का टाइम ख़त्म हो गया, इसको पढ़ के आइएगा, कल इंशाल्लाह समझाऊंगा इसे। राइट। घूरना नहीं है ज़्यादा, उस्ताद को गुनाह होता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। आप मैं कुरान की क्लास पढ़ता हूँ किसी से जाके, वो जो सबक होता है नॉर्मली मैं पहले पढ़ के जाता हूँ। अगर आप इसको पढ़ के आएंगे, जब मैं इसको समझाऊंगा तो फिर ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। राइट जी। आज क्या सीखा आपने, सिर्फ मुझे ये बता दें। इनलैंड रेवेन्यू पता चल गया आपको। विच इज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी इन पाकिस्तान। कितने टैक्सेस लगाए हैं? 4 इनलैंड, 1 कस्टम ड्यूटी, ये लगे हैं। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, डेफिनेशन क्या है टैक्स की? इट्स अ प्रोसेस, राइट, बाय विच अ सॉवरन रेजेस रेवेन्यू टू रन द गवर्नमेंट। ठीक हो गया, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। 3 रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 टू रन द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। नंबर 3 फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बस। राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, और इस में हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आप ये कहेंगे ना ये हो जाना है, तो ये हो जाएगा। जब आप बैन रहेंगे ना, होना या नहीं होना, फिर आप प्रॉब्लम में होंगे। मेरे साथ रहते हुए ये बात सोचनी नहीं है कि ये नहीं होना, ये सोचना नहीं है कि ये नहीं, आपने कहा ना ये होना है और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।